हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने इंग्लिश लिटरेचर 11th क्लास की पोएम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी पोएम है, इसका नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल। इसमें किस प्रकार से पोइट को बताया गया है। ओड टू अ नाइटिंगेल जिसके राइटर हैं, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। तो देखते हैं अबाउट द पोएम। जॉन कीट्स का जन्म जो हुआ था वो 1795 में और उनकी मृत्यु 1821 में। जॉन कीट्स was one of the greatest of younger generation of English romantic poet। यह एक अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों में से नई पीढ़ी के एक महानतम कवि माने जाते थे। He started his career as a apprentice and surgeon but soon gave up for poetry। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सर्जन के सहायक के रूप में की, किंतु शीघ्र ही कविता के लिए इस पेशे को छोड़ दिया। वो सर्जन का सहायक थे, वो अप्रेंटिस टू अ सर्जन, एक सर्जन के सहायक थे। तो उसके लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वो धीरे धीरे कविताएं लिखने लगे और उन्होंने अपना ये करियर छोड़ दिया। His poetic career lasted for only 4 years, but during the short span he evolved from the ordinary poet। उनका जो कैरियर है वो काल सिर्फ 4 वर्ष का था, किंतु इनकी छोटी सी अवधि में एक साधारण कवि की श्रेणी से ऊपर उठकर उन्होंने ऑर्डिनरी पोइट से ऊपर उठकर बहुत ही अच्छा काम किया। ही एक्सपेंटनली मैच्योर पोइटिक फोर्स। उन्होंने एक ऑर्डिनरी पोइट से भी ऊपर उठकर एक मैच्योर पोइट की तरह काम किया। हिज पोइट्री सेलिब्रेट्स ब्यूटी विच आर कंसिडर्ड द एलिमेंट्स ट्रूथ। उनकी कविता सौंदर्य को उभारा गया है, जो उनकी दृष्टि से अंतिम सत्य था। सौंदर्य को इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया, जो उसको लगता है कि ये एक अंतिम, जो कह सकते हैं हम सत्य, जिसको हम कह सकते हैं अंतिम सत्य के रूप में इसको स्वीकारा गया। तो किस तरीके से जो जॉन कीट्स के बारे में हमने देखा, आगे देखते हैं। अबाउट द पोएम। ओड टू अ नाइटिंगेल is a lyrical poem presenting the contrast between mortality and immortality। इस कविता में एक गीतमयी कविता है जिसमें नश्वरता और अनश्वरता को बताया गया है, मॉर्टली और इमॉर्टलिटी, उस चीज को इसमें बताया गया है। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ सेटेड विद अ इंटरनल ब्लिस एंड हियरिंग सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल्स। इसके अंदर विरोधाभास बुलबुल का गीत सुनकर कवि शाश्वत आनंद में डूब जाता है। नाइटिंगेल मतलब हम कह सकते हैं कि बुलबुल के लिए यूज हुआ है। बुलबुल का गीत सुनकर कविता आनंद में, कवि जो होता है आनंद में डूब जाता है। फिर क्या होता है। ही विशेस टू अ ट्रांस्ड अ मैजिकल वर्ड्स क्रिएटेड बाय द स्वीट वॉइस द बर्ड फॉरगेटिंग अ एक्सटेंस ऑन द अर्थ विच इज अ शॉर्ट लिव एंड फुल सफरिंग फॉर पाइथोस। वो धरती की उन अस्तित्व को इतना लघु और दुख और तकलीफों से भरा है कि वो भूलकर जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जो सुरीली आवाज़ से रचित है। वह बुलबुल की आवाज़ अमर आवाज़ की संज्ञा देता है और राजाओं और विदूषकों को कानों में गूंजती रहती है। कॉल्स अ नाइटिंगेल इमॉर्टल वॉइस विच इज अ रिंगिंग ईयर ऑफ एम्पायर एंड क्लाउन्स, यानी राजा और महाराजाओं के कानों में गूंजती रहती हैं। वह महसूस करता है कि उसकी क्षणभंगुर संसार में है जब बुलबुल उड़ जाती हैं। कविता सौंदर्य का प्रतिरूप है, जिसके सारे विवरण अपनी कलात्मक पूर्णता को पाठक के रूप में मन में सम्मोहित कर देते हैं। वो किस तरह की जो कविता है, पूरी तरह से जो पढ़ने वाला जो होता है उसको मोहित कर देती है। तो हम कविता के ऊपर आते हैं, बिना देर किए देखते हैं।
क्या कह रही हैं, जो आपकी पोएम है, पोएम की जो लाइनें हैं वो क्या कहती हैं। पोएम की जो लाइनें वो कह रही है, एक्स, एक्स यानी होता है यहाँ मतलब एक्स यानी होता है दर्द, एक्स का मतलब होता है दर्द। उसके बाद ड्रॉजी, ड्रॉजी यानी हम कह सकते हैं सुस्त, ड्रॉजी का मतलब होगा सुस्त। फिर है नंबरनेस यानी जड़ता, स्तब्धता, जड़ता कह सकते हैं, मूर्खता कह सकते हैं, स्तब्धता जैसे होता है ना, कोई स्तब्ध रहता है, रह जाता है किसी चीज़ से, उसका मतलब होता है जड़ता या स्तब्धता। पेंस यानी दर्द। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है, माई हार्ट एक्स एंड द ड्रॉरी नंबरनेस पेंस, यानी कवि पद्यांश की शुरुआत अपने हृदय की पीड़ा से वर्णन से करता है। वह कहता है कि यह मानसिकता स्तब्धता स्थिति में पहुंच गया हूँ, मैं मानसिक की स्तब्ध स्थिति में यानी बिल्कुल जड़ता की स्थिति में पहुंच चुका हूँ। कवि कह रहा है कि मानसिक में मतलब जो मानसिकता है उसकी स्तब्ध स्थिति में पहुंच चुका हूँ। माई सेंस एज तो ऑफ हेमलॉक एंड आई हैड ड्रंक। हेमलॉक का मतलब यह होगा कि जहरीली दवा, हेमलॉक के पौधे से तैयार की गई नशीली या जहरीली दवा, जिसको हम हेमलॉक कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि माई सेंस एज लॉट हेमलॉक आई हैड ड्रंक। वह कहता है कि मेरी स्तब्धता स्थिति में पहुंचा जिससे उसकी स्पष्ट चिंतन की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है, मानो उसने हेमलॉक से बनी किसी जहरीली पेयजल का सेवन कर लिया हो या अफीम से निर्मित कोई नशीली दवा ले ली हो। इस तरह का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह से वो नशे में हो गया हो, ऐसा उसको लग रहा है कि वो पूरी तरह से अपने हृदय को स्तब्ध मान चुका है। और impetate some dull and opiate of the drains, or impetate some dull opiate to the drains. 1 minute passed and Lethward's head sunk. वो कह रहा 1 impetate some dull opiate of the drains and 1 minute passed and Lethward's head sunk. यानी पोइट इसमें वापस कह रहा है कि किस तरीके से ओपिएट यानी अफीम युक्त दवा, ओपिएट यानी अफीम युक्त दवा हम कह सकते हैं कि या तो उसने अफीम युक्त दवा का सेवन कर लिया है। 1 minute पास्ट एंड लेथवर्ड्स हेड संक लेथवर्ड्स यानी लेथवर्ड यानी कह सकते हो कि काल्पनिक नदी के भीतर, एक काल्पनिक नदी माना जाता है। लेथवर्ड का मतलब होता है काल्पनिक नदी। मिनट पास्ट, तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत अपने हृदय की पीड़ा से वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में पहुंच चुका है जिसने उसने स्पष्ट चिंतन की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है, मानो उसमें हेमलॉक की जहरीली दवा या अफीम से निर्मित दवा का सेवन कर लिया हो। वह लेथ नदी का पानी पिए हुए, लेथ नदी जो एक काल्पनिक नदी है, पानी पिए हुए के भांति अनुभव करता है, जिसके प्रभाव से वह इस संसार से अपने अस्तित्व को भी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। मतलब वो अपनी स्तब्धता के लिए क्या मान रहा है, या तो हेमलॉक की दवाई के लिए बोल रहा है, या फिर अफीम की सेवन के लिए बोल रहा है, या फिर लेथ नदी का पानी पीना हुआ। वो 3 चीज़ों से वो कंपेयर कर रहा है अपनी जड़ता या अपनी मूर्खता या अपने आप को शुद्ध बुद्ध खोए हुए महसूस कर रहा है, कि उन 3 चीज़ों को बताता है। या तो उसने अफीम ले लिया है, या उसने हेमलॉक से बनी हुई दवा का सेवन कर लिया है, या जो लेथ नदी जो काल्पनिक नदी है उसका पानी उसने पी लिया है, जिससे वो क्या हो गया, जड़ता हो गई है उसका, वो एकदम स्तब्ध, उसकी मानसिक स्थिति स्तब्ध हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है पोएट दूसरे स्टेंजा में। द नोट, अब कह रहा है पोएट, द नोट थ्रो envy of thy
दाइन यानी तुम्हारी, दाइन यानी क्या होगा, तुम्हारी। हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इज दाइन, दाई यानी तुम्हारा और दाइन यानी तुम्हारी। दाइन हैप्पीनेस, दैट दाउ, दाउ यानी होगा तुम। यू योवर, यू यू योवर, यू योवर यू, वो वाली बात है। दो ढाई दिन, दो ढाई दिन, दो ढाई दिन, ऐसे इस प्रकार से। तो लाइट विंग्ड, लाइट विंग्ड यानी उड़ने में फुर्तीले, लाइट विंग्ड यानी उड़ने में फुर्तीले। ड्राइव्ड, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड यानी पेड़ पर निवास करने वाली परी, जिसको हम ड्राइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ड्राइड। ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस, मेलोडियस यानी सुरीले, प्लॉट यानी जो गाना होता है उस तरह से। ऑन बीच एंड ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस सिंगर्स एंड समर्स फुल थ्रोटेड ऑफ समर यानी ग्रीष्म का गीत, ऑफ समर, ऑफ समर यानी ग्रीष्म का गीत। फुल थ्रोटेड एज एंड फुल थ्रोटेड, थ्रोटेड इज यानी पूरे गले से अर्थात पूरी आवाज़ के साथ गाना। फुल थ्रोटेड इज यानी पूरी आवाज़ के साथ बोलना। शेडोज यानी छाया, सिंग्स्ट, सिंग्स्ट यानी गाती है वो। तो इस तरीके से, तो इस लाइन में पोएम, पोइट कहना चाह रहा है, "'Tis not through nay of the hap lot but the being too happy and the thine himself though light winged and bright of the trees in some melodious plot of a beechen green and shadows numberless singest of the summer in full throated as." तो इस तरीके की बात यहाँ पर पोएट बार बार कर रहा है। वो वापस कहना चाह रहा है कि टाइज नॉट थ्रोट एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट। तो किस तरीके की वो बात कह रहा है कि दाइज नॉट टू नीड हैप्पी नॉट, यानी यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि उसकी यह दशा बुलबुल के प्रसन्नता पूर्वक स्वभाव के प्रति उसकी ईर्ष्या का परिणाम नहीं है। टाइज नॉट टू एवन हैप्पी लॉट यानी उसके ईर्ष्या का परिणाम नहीं है, बट बल्कि बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि चिड़िया को मुक्त आनंद को देखकर स्वयं अति उत्साहित होने के कारण ऐसा हुआ है। वह फुर्तीली उड़ान वाली नन्ही परी जो यहाँ बुलबुल है, ड्राइड, ड्राइड यानी बुलबुल के रूप में यूज़ किया गया है। लाइट वेटेड यानी फुर्तीली उड़ान वाली जो नन्ही परी हैं, सो सुरों की दुनिया में जो बीच के पेड़ों में पाती हरी हैं, वह अत्यंत वृक्षों के छायाओं में अड़ी पड़ी हैं। इस तरह की वो उपस्थिति पूरे गले के कर्मी के आगमन को गाते हुए देखकर प्रसन्न हो रही हैं। तो इसमें भी वो पूरी तरह से पोएट वही बात कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को इसमें शो कर रहा है। आगे वाली लाइन में हम देखते हैं क्या कहता है, और फॉर ड्रॉट्स ऑफ विंटेज दैट हॉट बीन कोल्ड एंड लॉन्ग एज द डीप डेवलप्ड अर्थ। अब क्या कह रहा है वो, और द ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट डॉट बीन, ड्रॉट, ड्रॉट यानी घूंट, एक घूंट जो होती है बूंद। विंटेज, विंटेज यानी एक प्रकार की शराब, विंटेज जिसको हम कहते हैं एक प्रकार की शराब। एंड तो यहाँ पर कह रहा है कवि विंटेज के नशे में सब कुछ भूल जाने की इच्छा रखता है। कूल्स लॉन्ग एज एंड डीप डेवलप्ड अर्थ, तथा शराब पीने की मांग करता है। ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, जिसे धरती में खूब गहरा दबाकर लंबे समय तक शीतल किया गया है। कूड लुक लॉन्ग एज द डीप एंड लव, यानी वो कह रहा है कि शराब के नशे में सब कुछ भूलने की इच्छा रखता था, शराब पीने की मांग करता है, कि एक ड्रॉट ऑफ विंटेज की मांग करता है, और जिसे धरती में खूब गहरा दबाकर लंबे समय तक शीतल किया गया, ऐसी ठंडी शराब पीना वो चाहता है। टेस्टिंग फॉर फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेलकन सॉन्ग एंड सबरंट ब्रिंथ।
अब ये कह रहा है कि फ्लोरा, फ्लोरा यानी वनस्पति जगत कह सकते हो आप। तो क्या कह रहा है वो कि जिससे देहाती प्रदेशों का स्वाद मिलता हो तथा जिसे पीकर किसानों के नृत्य, देहाती प्रदेश यानी ये देसी शराब, डांस एंड फ्लोरेंस सॉन्ग एंड सब्रिन ब्रिंथ, फ्रांस के कवियों के अंगूर के बलियों के लिए विख्यात, प्रोवेंसॉल यानी जो प्रोवेंसल सॉन्ग जैसे कैसे फ्रांस के प्रोवेंसल जिले के संबंधित जो अपने कवियों और अंगूर के बगीचों के लिए विख्यात हैं, प्रोवेंसल सॉन्ग एंड सब्रंट यानी धूप से तपे हुए। उसके बाद बीकर यानी बिना हैंडल वाले कागज या प्लास्टिक के प्याले, बीकर, इसको हम बीकर के रूप से जाने जाते हैं। तो किस तरीके से कवि कह रहा है कि जिसमें स्वाद मिलता हो, किसान पुरकर नृत्य, प्रोवेंसल गीतों, धूप सेकने की खुशी के बाद याद आती हो, इस तरीके के वो मज़े वाली बातें यहाँ पर करता है। आगे वाला स्टेंजा देखते हैं। ओ फॉर अ बीकर यानी प्याले, बीकर यानी क्या होता है प्याले, कौन से प्याले, बिना हैंडल वाले कागज के जो प्याले होते हैं वो, फुल ऑफ द वार्म साउथ यानी वह ऐसी लाल शराब, वार्म साउथ, फॉल ऑफ द ट्रू एंड ब्लूसफुल हिप्पोक्रीन एक प्रकार की लाल रंग की शराब, हिप्पोक्रीन यानी एक लाल रंग की जो शराब होती है उसको हिप्पोक्रीन कहते हैं। तो हिप्पोक्रीन, तो क्या कह रहा है वो, वह ऐसी लाल शराब हिप्पोक्रीन की इच्छा करता है जिसे पीकर कविता जाग उठती है। तो वो ऐसी लाल शराब पीना चाहता है जिससे कविता जाग उठती है, कविता बोली जा सकती है। विद बिडेड बबल्स विंगिंग एट द ब्रीम, विंगिंग यानी होता है टिमटिमाना और ब्रीम यानी किनारा, टिमटिमाना और ब्रीम यानी किनारा। तो वो कह रहा है कि वह इस प्याले से भरकर पीना चाहता है या ऐसी शराब पीना चाहता है जिससे दक्षिणी प्रदेशों की गर्मी प्रदान हो और जिससे बुलबुल किनारे तक टिमटिमाए, या जिसमें बुलबुल क्या हो, किनारे तक क्या हो, बुलबुल स्विंकलिंग टिमटिमाए, कब तक, किनारे तक, एंड प्रॉम्प्लम स्टैंड माउथ, और बुलबुल के साथ वह जंगल में खो जाना चाहता है, सब कुछ भूलकर वो जंगल में खो जाना चाहता है। दैट माइट ड्रिंक लिव वर्ल्ड अनसीन, सब कुछ भूलकर वो उस जंगल में खो जाना चाहता है। यही कवि की क्या है, इच्छा है। आगे वाले स्टेंजा में क्या कहता है पोइट, फेड फॉर अवे डिजॉल्व्स एंड क्वाइट फॉरगेट, फेड फॉर अवे क्या कह रहा है, डिजॉल्व्स यानी अपनी पहचान मिटा देगा, डिजॉल्व्स यानी क्या कह रहा है, वो अपनी पहचान मिटा देगा, कौन, कवि खुद अपनी पहचान मिटा देगा। हेस्ट यानी ऑल फॉर्म हैज, तो इस हैज द नेवर नो द वेयरनेस फॉर फीवर एंड द फ्रीट, हेयर वेयर इन मेस द सीट एंड हियर इन ईच अदर ग्रोन। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कवि पूरी तरह से बुलबुल की दुनिया में खोकर उन सारी सांसारिक परेशानी या थकानों को क्या कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, और बेचैनी को भुला कर देना चाहता है, और बुलबुल के लिए अस्तित्व नहीं रखती, जो बुलबुल के लिए कोई अस्तित्व नहीं रखती, उन बेचैनियों को क्या कर देना चाहता है, वो भुला देना चाहता है। इस तरह से पोइट है जो है अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर रहा हो। आई होप आपको ये पाँचों स्टेंजा समझ में होंगे। आगे के जो 5 स्टेंजा आप इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।